अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग व्हेरेवर यू आर। नईम मुश्ताक हियर। आज मैं अब्दुल राफ़ी भाई के ऑफ़िस में हूँ और हम इस वक़्त स्विट्ज़रलैंड में बैठे हुए हैं। बाहर आप देख रहे हैं बर्फ़बारी हो रही है। ऑलमोस्ट स्विट्जरलैंड है। हाँ, बस थोड़ा सा ही फ़र्क है उनमें और हमने आजकल। तो मेरा आज बेसिकली हम इनके ऑफ़िस बैठे हुए हैं, तो मेरा गाजर का हलवा खाने को दिल किया। तो मैंने सोचा कि अब्दुल राफ़ी भाई से कहता हूँ मुझे गाजर का हलवा खिलाएँ। मगर इस रिक्वेस्ट के लिए कोई ना कोई बहाना चाहिए था। तो फिर मैंने कहा कि मैं आपका इंटरव्यू कर लेता हूँ। तो हलवे का लुत्फ़ दुबाला हो जाएगा। दोबाला हो जाएगा, दोबाला हो या ना हो, हलवा तो खा लेंगे हम किसी बहाने। नहीं, दुबाला हो जाता है माशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो बहरहाल ये आज का इंटरव्यू इसलिए है कि शुरू में जब मैंने अपनी सीरीज़ स्टार्ट की थी, तो उस वक़्त हमने कॉफ़ी में किया था, आपको याद होगा। जी बिल्कुल तो बिल्कुल। वो चूँकि पहला एक्सपीरियंस था, तो बाद में जब रिकॉर्डिंग हो गई, घर जाके एडिट किया, अपलोड किया, तो मैंने देखा उसमें बैकग्राउंड शोर बहुत है। नॉइज़ बहुत थी, ऑफ कोर्स हाँ, और नेचुरल। उसमें फिर ये है कि मकसद बैठने का तो एक दूसरे से सीखना सिखाना होता है। तो नॉलेज पीछे शेयरिंग थी। उसमें डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा थी। तो आज मैंने इनसे कहा, मैंने कहा मैं आपके ऑफ़िस आता हूँ, या तो चाय भी पिएँगे और आराम से बैठ के फिर आपके साथ जो वही नशिस्त एक तरह से कह लें सेकंड एपिसोड है या रेपिटिशन एपिसोड है, कि मैं चाह रहा हूँ इन्होंने उस दिन वो लास्ट एपिसोड में जो बातें की और जनरली भी इनसे जो कह लें कि थॉट प्रोसेस चेंज होता रहता है। तो मैं चाह रहा था कि एक पुरसकून एनवायरनमेंट में हम एक फ़ोकस्ड डिस्कशन इनके साथ करें। इसका फॉर्मेट वही होगा कि अभी तो मैं तारुफ़ के लिए आपके सामने हूँ, फिर मैं कैमरे के पीछे चला जाऊँगा और मैं कैमरा रखूँगा इन पे फ़ोकस करके, ताकि बिल्कुल फ़ोकस्ड आई टू आई कॉन्टैक्ट रख के जिस तरह मैं इनसे बात कर रहा हूँगा, तो आप कैमरे के ज़रिए इनसे डायरेक्ट मुख़ातिब होंगे और हम इनसे बात करते हैं और बात करके फिर बिस्मिल्लाह करते हैं इसकी ना। तो मैं कैमरे के पीछे चला जाऊँगा और अब मैं इनके ऊपर कैमरा फ़ोकस करके फिर हम आगे बात चलाते हैं। जी जनाब, अब हम बिस्मिल्लाह करते हैं। खुशकिस्मती से हलवा भी आ गया। मेरे हाथ में भी मेरा हलवा है और राफ़ी भाई के सामने भी हलवा है। हलवा आने के बाद सोच रहे थे हम कि हलवा तो आ गया, फिर इंटरव्यू करने की क्या ज़रूरत है। फिर हमने कहा नहीं, हलवे की बेहरमती नहीं करनी चाहिए। नहीं करनी, और आपका हलवा दिखाना ज़रूरी भी है। हाँ जी, एग्ज़ैक्टली। तो राफ़ी भाई के साथ जो डिस्कशन आमतौर पे होती रहती है कि वो पेरेंटिंग के हवाले से, ग्रूमिंग के हवाले से, अक्सर आप इनको मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स पे भी देखेंगे। तो राफ़ी भाई ये तो है, अक्सर आप टीवी चैनल पे भी जाते हैं, सच टीवी पे भी जाते हैं, तो नॉर्मल किन मौज़ूआत पे इज़हार ख़याल का मौका मिलता है? मतलब ज़्यादातर मेरी ना वैल्यूज़ पे बात होती है, जी, जी। क्योंकि मेरा बैकग्राउंड एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट से रहा है, अच्छा। गवर्नेंस से। तो गवर्नेंस के इश्यूज़, वुमेन जेंडर के हवाले से, कि कॉर्पोरेट सेक्टर में वर्कलोड मैनेजमेंट के हवाले से, हुँ, बिजनेस के हवाले से, लैक ऑफ मेरिट और बहुत सारी चीज़ें हैं जो, हुँ, चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, उनके चैलेंजेस फीमेल्स के क्या है, हम हुँ, लोगों के क्या है, न्यू कमर्स के लिए क्या चैलेंजेस हैं। हुँ, इस तरह यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स, उनकी ग्रूमिंग नहीं है, उनको हुँ, डायरेक्शन नहीं है। हुँ, क्वालिफ़ाई करके एमबीए डिग्री लेके बाहर आ जाता है, अब क्या करना है? हुँ, खाली एमबीए को तो कोई नहीं चाहेगा, साथ में जो सॉफ्ट स्किल्स हैं या हुँ, पर्सनैलिटी ग्रूमिंग डेवलप, वो उन एरियाज़ को अब अवेयरनेस आ रही है, लेकिन उसको वो उस तरह पार्ट एंड पार्सल नहीं बनाते अपनी डिग्री का। करिकुलम तो का हिस्सा नहीं करिकुलम बनाते का हिस्सा नहीं हैं। बनाते, या एटलीस्ट इंटर्नशिप के हवाले से भी जिस जगह जा रहे हैं, वहाँ पर वो चीज़ उनको नहीं सिखाई जाती। हुँ, हुँ, तो ये सारे इश्यूज़ हैं जिन पे मेरी गुफ्तगू रहती है। मेन एरिया मेरा तरबिया या वैल्यूज़ उस पे है, चाहे वो हुँ, कॉलेजेस हों, यूनिवर्सिटीज़ हों, घर हो, हुँ, फैमिली मैनेजमेंट हो, हुँ, या आपका एनवायरनमेंट हो, पॉलिटिक्स में हो, जितना भी आपसे गुफ्तगू हो रही हुँ, थी हुँ, कि मुख्तलिफ राय होना एक खूबसूरती है माशरे की, ऐसे ही लेकिन है, ये तो माशरे की बदनुमा दाग बन गया है। ऐसे ही, अगर ऐसे मैं ही। आपकी बात नहीं मानता, तो मैं आपका दुश्मन बन गया हूँ। हुँ, तो अब तो बहस करना, डिबेट करना ऐसे खतरे ही से है, खाली नहीं है। ऐसे ही है। हम राफ़ी भाई यूँ करते हैं कि हलवे के साथ कड़वी-कड़वी बातें अभी नहीं करते। अच्छा। आप हलवा चाय भी लें साथ और हम स्टार्ट करते हैं। जैसे आपने बात की ना कि हमारी सोसाइटी को जो टैलेंट फीड होता है ना, जिसकी बेसिस के ऊपर आगे कम्युनिटी या सोसाइटी में चलना होता है, डेवलप जी, वो आता है यूनिवर्सिटी से। जी। उन्हीं लोगों ने पॉलिटिक्स में जाना है, उन्हीं लोगों ने बिज़नेस में जाना है, उन्हीं लोगों ने गवर्नमेंट की मुख्तलिफ पोजीशन संभालनी है और हमारी यूनिवर्सिटी का जो मामलात हैं, वो सबको पता है। कुछ बहुत अच्छा काम कर रही हैं, अपना रोल प्ले कर रही हैं, कुछ अभी उस रोल प्लेइंग कॉन्शियस के कह लीजिए फ़ेज़ में एंटर हो रही हैं। ट्रेडिशनल से फ्यूचरिस्टिक विज़न में जा रही हैं। जी। तो लेट्स से हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि आपके ख़्याल में अभी जो हमारी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रही हैं,
उनको स्टूडेंट्स की मार्केट को मद्देनज़र रखते हुए स्टूडेंट की ग्रूमिंग के कौन-कौन से एरियाज़ पे फ़ोकस करना चाहिए? कौन-कौन से निसाब में चेंजेस करना चाहिए? एक तो ये हो गया, ये यूनिवर्सिटी के साइड पे है। उसके बाद फिर हम आते हैं कि स्टूडेंट्स को खुद से ज़िम्मेदारी अज़्यूम करते हुए कि वो खुद से किन एरियाज़ पे मेहनत करें। तो पहले मैं चाहूँगा आप यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से थोड़ी-सी गुफ्तगू फरमाएँ। अच्छा, इस हवाले से बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में अवेयरनेस आई है और उन्होंने अपने करिकुलम में और टीचिंग मेथोडोलॉजी में चेंजेस लेके आए हैं और टीचर्स की डेवलपमेंट के हवाले से जेन्युइन मतलब जिसमें उनमें इम्पैक्ट आए, चेंज आए, टीचर्स की ट्रेनिंग के हवाले से भी काम हो रहा है। यूनिवर्सिटीज़ अपने तौर पर कर रही हैं, स्टूडेंट्स को भी कर रहे हैं, लेकिन जिस मेयार का होना चाहिए वो नहीं हो रहा। उसकी वजह है कि बाकी और डिपार्टमेंट में भी हम लैग करते हैं, तो इस डिपार्टमेंट भी लैग करते हैं। लेकिन पॉजिटिव मैं कहूँगा खुश आइंद है, लेकिन जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है। उसकी वजह आप यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं तो उनका क्राइटेरिया पर्पस डिफरेंट है। वो स्टूडेंट्स को सिर्फ एज ए प्रोडक्ट या एक यूनिट ऑफ अमाउंट समझते हैं। बिल्कुल। तो जब आपका पर्सपेक्टिव ये हो जाए तो वो फिर वो क्वालिटी प्रोडक्ट ना डिज़ाइन और ह्यूमन को प्रोडक्ट करने में हमें जाती है, लेकिन जस्ट फॉर द सेक वो फिर ह्यूमन उसका तश्कील नहीं पाता। इंसान या स्टूडेंट की वो तश्कील ना हो जाए, वो चीज़ें नहीं होती। दूसरा चैलेंज है कि जो इसको ग्रूम कर रहा होता है, अगर उसमें ही डेफिशिएंसी है तो ये कहीं अगर किसी को लकीली कोई बहुत अच्छे टीचर मिल जाए, मेंटोर मिल जाए, तो उन बच्चों का कैरियर बन जाता है। जिस तरह हमारे इस इब्तिदा में हमें ऐसे इब्तिदा मिले और अभी भी मौजूद हैं। तो ये एक चैलेंज है हमारी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को उनको हस्बे मंशा और डायरेक्शन के साथ कैरियर पाथ के साथ कोई गाइडेंस मिल जाए। अब यूनिवर्सिटी के अंदर आप कैरियर पाथ नहीं बता सकते। अब यूनिवर्सिटी में मैं आ गया हूँ तो मुझे पता चलता है कि यार मैं तो सोशल स्टडीज़ का बंदा हूँ, मैं कहाँ फाइनेंस या मार्केटिंग और साइड पे चला गया हूँ। तो ये चीज़ आती है फिर उस बंदे की, स्टूडेंट की खुद के ऊपर या एटलीस्ट कॉलेज जो स्कूल में है वहाँ पर उनकी मेंटल एप्टीट्यूड को देखते हुए, क्योंकि अब वो ज़माना नहीं रहा जिस ज़माने में हम 20-30 साल के डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट 4-5 ही एरियाज MBA कर लिया, CA कर लिया, यही एरियाज थे। अब तो जिस एरिया में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई, चीज़ें थे, जिस एरिया में भी आपकी स्ट्रेंथ स्किल डेवलप हो जाती है विद पैशन, यू विल एक्सेल। सबसे पहला हमारा मसला है कि वो पैसे कैसे कमाएगा। अब पैसा कमाना मुश्किल नहीं रहा अगर आप में स्किल है और आप पैशनेट हैं और डेडिकेटेड हैं। अभी तो सोशल मीडिया पे जो पढ़े लिखे नहीं है वो पढ़े लिखों से ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। लेकिन उस पर भी हम बात करेंगे। जो सोशल मीडिया के जरिए फ्रीलांसिंग अर्निंग हो रही है, मैं उसके हक में भी हूँ और हक में भी नहीं हूँ, तो उस पर हम बात करेंगे। लेकिन एटलीस्ट ये बहुत बड़ा रिसोर्स है, बहुत बड़ा पूल है, पूरी ग्लोब आपके टेबल के सामने आ गया है। ऐसे ही पहले तो आप लिमिटेड थे ना। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। तो अब आपके ओपन डेस्क के आगे जो मुहावरा कहते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे प्रॉन्स एंड कॉन्स हैं जो हम अभी अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, हाँ ठीक है। अभी कोरोना के बाद तो पैराडाइम शिफ्ट हो गया। हाँ, क्योंकि जब आपको पता है जब कोई नई चीज़ मार्केट में आती है ना, तो अपनी सारी इल्लतों के साथ, चैलेंजों के साथ आते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो प्योरीफाई और निथरती जाती है, फिर फिल्टर होके एक्सेप्टेबल मॉडल में आती है। तो अभी वो बम्बारमेंट हो गई हमारी तरफ, हम उसमें जंप इन भी हो गए और उसमें से चीज़ें ऐसे तो फिनिश होके जो हमारी नीड, हमारी सोशल, माशरे, कल्चर, रिलीजियस के साथ जो चीज़ें बनेंगी वो आहिस्ता आहिस्ता होंगी। अभी उनकी तरफ किसी की तवज्जो नहीं है। ये बहुत बड़ा डेंजर है, ये बहुत बड़ा चेक है। ये हमारी स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए भी है, घर के बच्चों के लिए भी है। वो डिजिट मोबाइल डॉक्टर नईम के हाथ में आ जाए, वो बम भी बन सकता है और वो एक उम्मत के लिए एक एसिड भी बन सकता है और वही ब्लेसिंग भी बन सकती है। वही चीज़ अगर किसी इवल के में आ जाए, वही चीज़ बच्चों के हाथ में आ जाए, वक्त से पहले बच्चों को चीज़ों का इल्म होना भी फ़ायदेमंद चीज़ नहीं है। छोटी एज में इल्म होना एक अलग चीज़ है, वक्त से पहले इल्म होना ये अलग चीज़ है। छोटी एज में आपका इंटेलेक्ट इतना हो जाए तो आप उसको लें। हमारे अंबिया कराम, साहबा कराम जो अब मुजद्दिद थे, छोटी सी उम्र में ही बड़े बड़े फैसले करते थे। तो मामला छोटी उम्र का नहीं है, इल्म, शऊर। उस वक्त की यूनिवर्सिटियां भी बेहतर थी ना, उनका निसाब भी बेहतर था, निसाब भी बेहतर था। और उस वक्त ना टीचिंग मेथोडोलॉजी डिफरेंट थी। हमारी टीचिंग मेथोडोलॉजी मेंटोर के साथ चलती थी। मैंने थोड़ा सा पढ़ा, घर वालों ने बजाय कि
नहीं मशफाक साहब का डॉक्टर नईम का चले जाओ, डॉक्टर नईम साहब मैंने इन हासिल किया, फिर नईम साहब ने कहा राफे बस अब इस बार तुम समरकंद चले जाओ, वहाँ पर उन बुजुर्ग से तालीम हासिल करो। तो जब मैं डॉक्टर नईम के साथ किसी बुजुर्ग के साथ रहता था तो उसकी पूरी बिहेवियर, पर्सनल डीलिंग, फैमिली मैनेजमेंट, लोग सब चीज़ें उसकी तरफ ट्रांसफॉर्म होती थी। इल्म के साथ साथ सोबत भी मिल जाती जी, थी, जी। तो वो सारी चीज़ें कंप्लीट पैकेज था। तो अब तो ये चीज़ चेंज हो गई, अब हो गया, अब कुछ नहीं कर सकते। हमारे यहाँ बाज़ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं कि इल्म की तरफ वो जाती हैं कि हम मुसलमान हों, एनवायरनमेंट जो देती हैं वो टोटल मगरबी देती है। नहीं, एनवायरनमेंट में मुसलमान वाला दे देंगे, लेकिन उसकी रूह मुसलमानों वाली नहीं होगी। हाँ जी, वो निसाब हाँ, वही ना। अब आपको बुलाया, अंडरस्टैंडिंग की, डॉक्टर साहब ने कहा जरा हमारी ये टर्म एंड टर्म कंडीशन है, मैंने इस हिसाब से तहत पढ़ाना है, चीज़ें करना है। आप अपनी कश्तियाँ जला के एक विजन के साथ इस जगह आके बैठ गए। कल राफे साहब चेंज हो गए, उनकी यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट दूसरी आ गई। देखना इस वक्त करना है, ठीक है, और आप किसी और उसमें चले गए ऐसे ही। अच्छा जनाब, बीच में राफे भाई का फ़ोन आ गया था तो मैंने पॉज कर दिया। अब आप देखेंगे कि राफे भाई को इन बिटवीन पॉज में मौका मिला और उन्होंने हलवा चट कर दिया। तो अब हम गुफ्तगू शुरू करते हैं। अच्छा राफे, आप फरमा रहे थे यूनिवर्सिटीज़ के निसाब के हवाले से ना, कि उसमें वो जिद्दत या वो जान नहीं है जो एक वो सोसाइटी को रिक्वायर्ड आदमी या उम्मा को रिक्वायर्ड आदमी हमें चाहिए लीडरशिप के लिए ना। बिल्कुल। अभी तो ये है कि नौकरी पेशा सर्वाइवल मोड पे रहने के लिए सर्वाइवल स्किल्स क्या चाहिए आपको, बस वो यूनिवर्सिटीज़ पढ़ा रही हैं। कैरियर काउंसलिंग के जो शोबे बने हुए हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में, वो आपको एकेडमिक डायरेक्शन देते हैं, लाइफ डायरेक्शन नहीं देते। और उसमें भी ये हाल है कि जिसको कहीं उन्होंने कहते हैं ना कि बंदा कहीं फिट नहीं हो रहा, अच्छा तुम कैरियर काउंसलिंग में चले जाओ, हमारी जान छोड़ो। ये हमारा आदमी है बड़ा। तो अब वो यूनिवर्सिटी की जान छोड़ के फिर जो स्टूडेंट की जान का जो हाल करता है वो एक अलग से आलमी है। तो ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ये बताइए कि अगर हम ये कहें कि लेट्स से सोसाइटी की तो अपनी हालत है, वो आहिस्ता आहिस्ता विद द टाइम पैसेज ऑफ टाइम बेहतर भी हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता, नाउमीदी भी नहीं है, उम्मीद भी है, अच्छे लोग भी आ रहे हैं, बट इन बिटवीन स्टूडेंट्स अपनी ज़िम्मेदारियों को रियलाइज़ करते हुए, अपने ड्रीम्स को, अपने विजन को, पेरेंट की सपोर्ट होती है, अच्छे असातिज़ा भी मिल जाते हैं, तो स्टूडेंट अपनी ज़ात में क्या चीज़, किस चीज़, यानी कि इसको कैसे फॉलो करे कि वो जब तक उसको प्रॉपर सपोर्ट नहीं भी अगर एक्सटर्नल मिल रही यूनिवर्सिटी से, तो ख़ुद अपने बिहेवियर या माइंडसेट में क्या चीज़ लेके आए, कौन सी सॉफ्ट स्किल सीखे कि वो इन खतूत पे काम करना शुरू कर दे। इसमें ना जो हमारी नई जनरेशन या जो आजकल की यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स या कॉलेज के आ रहे हैं, उनमें जो सबसे बड़ी खूबी जो मैं देखता हूँ, दे आर फुल ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, हाँ बिल्कुल। उनके पास हमसे ज़्यादा वसाइल, ज़्यादा रिसोर्सेज हैं जो हमारे पास हुआ करते थे, अगर हम बोल रहे हैं। लेकिन ये एडवांटेज डिसएडवांटेज वाली बात नहीं है। हमेशा वक्त का एक रहा है कि हमारे बाद वालों पर ज़्यादा अच्छी नॉलेज होगी, हमसे पिछड़ों हमसे कम होती थी। लेकिन हम जिस जनरेशन के हैं, कोई भी जनरेशन का नाम ले लें जो 70 से 200 के दरम्यान के हैं, हमने सारे वो चेंजेस देखी हैं। तो हम एक एक्सेप्शनल जनरेशन कह सकते हैं। ऐसे ही बिल्कुल है। जो हमारी 95 वाली जनरेशन है, उनको उस चीज़ का नहीं मालूम कि रेडियो क्या चीज़ हुआ करती थी, एंटीना हम किस तरह ठीक करते थे, हमारी इंटरटेनमेंट क्या होती थी, घर से बाहर लाइट चले जाती थी तो घर के बुजुर्ग मोहल्ले में चौबारे में बैठ के दच्छी से जमा लिया करते थे। आज का इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये ब्लेसिंग और माइनस चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन जो यंग जनरेशन आई है उन पर इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है और सम एक्सटेंट वो समझते हैं कि हम अपने वालिदैन से या अपने बड़ों से ज़्यादा समझदार भी हैं। ये जो टोनी हमारा स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाया जा रहा है ना, ये बहुत बड़ा मसला है। अच्छा। इसको मैं डायरेक्ट फैमिली से रिलेट करता हूँ कि अगर आपकी फैमिली, हर फैमिली की ख्वाहिश होती है कि मेरा बच्चा अच्छे से अच्छे कॉलेज स्कूल में जाए। ठीक है। अब अच्छे से अच्छे और स्कूल की डेफिनेशन चेंज हो गई है। अब जो अच्छा इंग्लिश मीडियम स्कूल हो, हाई सैलरी पेड हो और जिसके एलुमनाई अच्छी जगह प्लेस इन हुए हो, वो एक रैंकिंग में आता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको अपने आप को देखना है, अगर आपका बैकग्राउंड सादा है, देहाती बैकग्राउंड है, देहाती होने पे मैं शर्मिंदगी वाली फील नहीं कर रहा, लेकिन देहाती का मीन्स ये कि आपने ग्रेजुएट हुए विंटर और साथ में आप खेती बाड़ी ये चीज़ें कर रहे हैं, तो बच्चे अपने उन वालिदैन को वेट नहीं देते हैं कि अम्मा आपको क्या मालूम,
आप मैट्रिक पास हैं चीज़, ये जो चैलेंज उन फैमिली को फेस करना पड़ रहा है, यहाँ पर मैं समझता हूँ कि उन फैमिलीज को ना अपने बच्चों के लिए स्कूल कॉलेज सिलेक्ट करते वक्त ना इस चीज़ का ध्यान में रखें। लेकिन ये मुश्किल चैलेंज है, मतलब कहना आसान है, करना मुश्किल है, क्योंकि हर माँ की ख्वाहिश होती है बाप की कि अच्छे से अच्छा एक शहर से बड़े शहर में भिजवाऊं, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर अगर छोटे में है, ताकि वो आगे निकले। लेकिन ये भी एक चैलेंज है बच्चों की पर्सनालिटी ग्रूमिंग के हवाले से। अब कुछ बच्चे तो अपने देहाती माहौल से निकल के आके कोप अप कर लेते हैं अगर उनका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा हो। कुछ लोगों को कॉन्फिडेंस लेवल को बनने में टाइम लगता है, कुछ का बन जाता है, कुछ का नहीं बन पाता। जिनका नहीं बन पाता ना, वो हमारे लिए डिजास्टर है। आप इसको इस तरह लेना कि अगर हमारे पास 100 बच्चे आते हैं, 100 में से 50 तो ओके 50 देहाती बैकग्राउंड से आते हैं, उनमें से अगर 5 का भी कॉन्फिडेंस लेवल फर्स्ट सेमेस्टर तक टीचर्स एट पार नहीं लेके आते हैं, तो जो 5 बच्चे हैं वो पूरे के पूरे 95 का जो पॉपुलेशन या सैंपल है उसको इफेक्ट करेगी, बिहेवियर खराब कर देगी, वो अपने बैकग्राउंड के काबिल भी नहीं रहते। हाँ। तो इसमें मेरा कहना है कि एट द टाइम ऑफ टेकिंग एडमिशन, कोई जो हम कैरियर काउंसलिंग वाली बात कर रहे हैं, साथ में पेरेंट्स को भी बिठाए। अब मेरा पर्सनल है कि जो अर्बन एरियाज के लोग हैं, बच्चे हैं, और जो रूरल एरियाज की, अगर एक जनरल एक टेस्ट ले तो रूरल एरियाज के लोगों के लिए बच्चों की स्किल सेट, आईक्यू लेवल, शार्पनेस ज़्यादा शार्पेंड है एज कम्पेयर टू अर्बन एरियाज के, शहरों के लोगों की। हमने पढ़ा है कि अगर आप जंगलात में, पहाड़ों में, पानी में आबशार के दरमियान ज़िंदगी गुजारते हैं तो आपकी लिसनिंग, असेसिंग, महसूस करने की स्किल डेवलप हो जाती है, जबकि शहर में रहने वालों को ये पता ही नहीं होता। लेकिन नाउ साइंस हैज़ प्रूव्ड इट। तो फिर उस चक्कर में हम लोग डे ट्रिप बनाते हैं, कभी हाइकिंग पे जा रहे हैं, चीज़ें उसको ओवरकम करने के लिए यूनिवर्सिटीज भी। तो मेरा कहना है अगर हम उन बच्चों को आज के दौर में ग्लोबलाइजेशन हो गई है, आपकी ही जगह पे, आपके ही गांव में अगर हम लैपटॉप और इंटरनेट दे दें और उससे जो आप चीज़ कर रहे हैं, जो आपके बाप दादा का बिजनेस है, देहात है, उसी को अपग्रेड कर लें। बिल्कुल, हाँ। लेकिन उसको अपने को कमतर ना समझे ना कि अपने बाप का काम क्यों करो, बच्चे की तरबियत वाली शिदा रही है ना। यानी हम आप फरमा रहे हैं कि जो हमारे ट्रेडिशनल प्रोफेशंस हैं, अगर उनको डिजिटलाइज कर लिया जाए तो वो फ्यूचर से भी कनेक्ट हो जाएंगे और हमारी जो मिरास है वो भी जिंदा रहेगी। और दूसरे वो अपने शहर में रहेंगे। वो जो एक ट्रैफिक फ्लो आ रहा है ना अर्बन से रूरल से अर्बन, वो जो डायनामिक्स चेंज हो गई है। बिल्कुल ऐसा। अब आप माशियात के भी उस्ताद हैं और इन पर आप कुछ लिखा भी है, मामला है कि अगर एक बच्चा, मैं नवाबशा शहर का रहने वाला हूँ, ठीक है ना। अब तो नवाबशा शहर भी बहुत सारी शहरी इलाकों में आ गया, लेकिन देहात में अगर आप रहते हैं तो वहाँ पर अगर आपकी अर्निंग 50 रुपये भी है ना, तो वो 50 रुपये में से 45 रुपये आपकी सेविंग होगी। हम शहर में आके 2 लाख भी कमा लें ना, तो हमारी सेविंग 45 से 50 रुपये नहीं होगी। ऐसा मामला है सेविंग का। और जब हम शहर में आते हैं ना, वो अपने ख़ानदान से, अपने माहौल से कट जाते हैं, डिटैच हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें अपने ख़ानदान में जुड़े हुए हैं, कम पैसों में हैं, तो ये चीज़ें ज़्यादा है। ये अभी स्टेज में आकर मैं रियलाइज़ कर रहा हूँ, हो सकता है तो उस वक्त मैं ना कर रहा हूँ। तो अब ये चीज़ जो लोग रियलाइज़ कर रहे हैं, इट शुड बी पास ऑन। तो हम जैसे लोग जो यूनिवर्सिटीज़ में बैठे हुए हैं, वो बजाय इसके ये चीज़ें उनको कहें कि तुम अपने इलाके में रह के क्या क्या कर सकते हो। तुम BE कर रहे हो या इंजीनियरिंग कर रहे हो, टेक्निकल ले रहे हो या सोशल साइंसेस पढ़ रहे हो, पढ़ने का मकसद क्या है? आप नौकरी फॉर द सेक ऑफ नौकरी नहीं। अगर इसमें तुम एक्सपीरियंस लेके नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके, अपने बाप दादा का इरिगेशन का बिजनेस है, खेतों का है, या जनरल सप्लाईज की चीज़ें हैं, उनको डिजिटलाइज कर दो, चीज़ें उनकी स्केल बढ़ा लो तुम। यानी एक्सपेंशन थॉट प्रोसेस के एक्सपेंड करने के लिए यूनिवर्सिटीज़ का जो रोल है वो सिर्फ किताबों से निकल के मार्केट में आना चाहिए। वजह ये है कि यूनिवर्सिटीज़ तालीमी दर्जगाहें नहीं रही हैं, वो सिर्फ और सिर्फ वो नहीं वो दे रही जो चाहिए। अर्निंग इंस्टीट्यूट बन गया, अकेडमीज बन गई है, बस कमाने के इंस्टीट्यूट बने हुए। ऐसे ही
यानी इम्तिहान में आपने पास करना है, दैट इज़ द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव। आगे जाए फिर अल्लाह मालिक है जो होना है। इसको फाइनेंशियल एस्पेक्ट से देखिए ना, मैट्रिक 15 साल हो गया, 15 साल से 25 साल की एज तक, 22 साल की एज तक सिर्फ पढ़ाई के नाम हम कितने लाख रुपए खर्च करते हैं। ऐसे ही किसी प्रोफेशनल फीस में चले जाएं तो 60 लाख 70 लाख से कम में बच्चा MSBS नहीं करता। मेडिकल की तालीम में चले जाए तो करोड़ों में बात चली गई है। और वो करने के बाद जब इंडस्ट्री में आता है 8 साल के बाद, 22 साल की एज में, वो जॉब तो वाकई कर रहा है तो लाख 1.5 लाख की भी नहीं मिल रही होती है। नहीं मिल रही, और उसके अलावा फिर जॉब मिलना भी एक मसला है। एक तो जॉब मिलना मसला, जॉब मिलती भी तो लाख 1.5 लाख, वो उसके वालिदैन ने इस पर इतनी इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो इस चीज़ को हमारे मार्केटदान या स्टैटिस्टिशियन क्यों नहीं सोचते? जो जुबरेंट बच्चे की 18 साल की एज में है, जो 18 साल की एज में वो सिंध फतह कर सकता है, वो बेचारा पलक पानी ठीक करने में लगा हुआ होता है। मैं अगेंस्ट नहीं एजुकेशन के, बड़े भाई इंजीनियर हैं, डॉक्टर्स हैं, लेकिन पहले चल जाता था, अब गैप बहुत बढ़ गया है। वही तो हम करते हैं यूनिवर्सिटी। अच्छा, इसमें सॉरी, यूनिवर्सिटी में जो बात रही, जो अब स्टूडेंट्स जो आ गए हैं, यूनिवर्सिटी का कितना इम्पैक्ट है या रोल है उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, प्रोफेशनल और ह्यूमन और स्टूडेंट का इटसेल्फ। तो यहाँ पे अगर यूनिवर्सिटी तो हमें कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, जो थोड़ा बहुत हमें मिल रहा है वो हमारे अपने फैमिली बैकग्राउंड, खानदान से या इन्वायरमेंट से मिल रहा है। ठीक है। तो जो मेजर है कि 80% 75% यूनिवर्सिटी हमारी पर्सनालिटी बना सकती है, वो एरिया अभी भी बहुत बड़ा गैप है। और वो एरिया बहुत ज़्यादा जॉब्स भी क्रिएट कर सकता है अगर उसको फोकस किया जाए। तो मार्केट में जो प्रोफेशनल्स बैठे हुए हैं वो यूनिवर्सिटी के इस गैप को फिल कर सकते हैं, क्योंकि वो फ्रेश माइंडसेट होगा मार्केट में रिक्वायरमेंट क्या है। तो यूनिवर्सिटीज़ मेरे ख्याल में ये जो प्रोफेशनल ग्रूमिंग के डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश करके, प्रोफेशनल ग्रूमिंग की जो सॉफ्ट स्किल रिक्वायर्ड है, जो कॉर्पोरेट लेवल पे काम आती है, जो आपको रखना कैसे है। मेन प्रॉब्लम ये भी है ना कि अक्सर असातिज़ा वो हैं जिन्होंने जॉब नहीं की। ये भी चैलेंज है ना। हमारा चैलेंज है कि हमें इंजीनियरिंग की क्लासेस वो बंदा करा रहा है जिसने प्रैक्टिकली कोई गाड़ी बनाई ही नहीं है। एंटरप्रेन्योरशिप की क्लासेस क्लास में ले रहा है, यूनिवर्सिटी में नहीं भेज रहा है। तो जो शुरू में हमारी गुफ्तगू स्टार्ट हुई थी कि हमारा कैरिकुलम निसाब जो है वो जो चेंजेस है उसके साथ एकोमोडेट नहीं हुआ। MBA के लिए अभी भी हम क्लासेस में लेक्चर दे रहे होते हैं, हालांकि जिन यूनिवर्सिटीज़ को हम फॉलो करते हैं, जो हमारे गॉड फादर बने हुए हैं, उनके यहाँ तो विद इन 2 ईयर्स 3 मंथ के बाद इंडस्ट्री में भेजते हैं, एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट करके लेके आओ और कमा के आओ और उसके वो डिग्री मिल जाती है उनको। मेरे ख्याल में जो अभी तक मैं समझा हूँ आपकी गुफ्तगू से भी और अपने एक्सपीरियंस से भी, कि यूनिवर्सिटी के निसाब से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि माँ बाप फाइनेंशियली इस्टेब्लिश्ड हों, ताकि बच्चे को उन मुहाज पे भी तरबियत दे सकें जहाँ पे यूनिवर्सिटी 100 दफ़ा सोचती है फाइनेंस स्पेंड करने में। आपने देखा होगा अगर माँ बाप फाइनेंशियली इस्टेब्लिश्ड हों तो पहली बात है वो भेजेंगी उस यूनिवर्सिटी में जो स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी के साथ है। HSN में पढ़ने वाला बच्चा जब जाएगा तो उसकी जो नेटवर्किंग होनी है पेरेंट्स की भी और बच्चे की भी, तो वो डे 1 से एलीट क्लास में चला जाएगा। लेकिन ये जो फाइनेंशियली स्टेबिलिटी जो है ना, ये थोड़ा सा हमें इसको डिफाइन करना होगा, इसकी डेफिनेशन क्या है। एक तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है कि वो HSN के फ़ी बच्चे उसको अडॉप्ट कर सके, ये तो एक जनरल सी है। लेकिन सब लोग HSN को या नस्ट को या लम्स को या IBA को अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसका ये मतलब नहीं कि इन चारों के अलावा जो इंडस्ट्री में जो हमारे जीनियस बैठे हैं वहीं के पढ़े हुए हों। नहीं, उसमें मेरी मुराद ये थी कि अभी जो तालीम के और मार्केट के मामलात हैं, हमारे जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, इकोनॉमिकल है, पेरेंट्स को जो आम स्कूल में भी हो ना, गवर्नमेंट के आम स्कूल में भी, तो बच्चे की ग्रूमिंग, बच्चे की सेफ्टी सिक्योरिटी, बच्चे की जो ब्रॉटअप में उसको चीज़ें चाहिए, घर में चीज़ें चाहिए, चैलेंजेस इतने हैं कि पेरेंट्स को एक बजट असाइन करना पड़ता है कि बच्चे की लर्निंग जो है ना, साइकोलॉजिकल बजट, वो जो फैमिली बजट के अंदर वो एरिया रखना पड़ेगा बच्चों के लिए, ताकि उसमें बच्चे की जो ग्रोथ है फैमिली बजट के लैक की वजह से वो डिस्टर्ब ना हो। ये तो आइडियल जब बात कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग इसको अपने तौर से मैनेज करते हैं, अगर फाइनेंशियली कम भी होते हैं कहीं ना कहीं से मैनेज करके बच्चे का जो ट्रैक है उसका इफेक्ट नहीं होने देते हैं। लेकिन मन हैसल कौम हमारी जब सेविंग कम हो गई, अब ये इम्पैक्ट आगे माइक्रो लेवल पर आप आ जाए, अगर हमारा फैमिली पैरेंट जो फैमिली हेड है उसकी नीड
कम है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, तो ये सारा चलता चलता इम्पैक्ट जो न्यू जनरेशन जो हमारा नई उम्मीद है उस पर डायरेक्टली हिट करता है। ऐसे ही हाँ। और बहुत सारे देहातों में बहुत सारे उसमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लैक ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस के उसके वो बच्चे आगे नहीं आ पाते हैं। अभी भी बहुत बड़ा चंक मौजूद है, हालांकि सोशल सेक्टर की एनजीओज और ये लोग कर रहे हैं और उससे इम्पैक्ट पड़ा, लेकिन ये गवर्नमेंट लेवल के करने का काम है। सोशल सेक्टर के एनजीओ के लोग इस चीज़ को गैप को फिल नहीं कर सकते। सम एक्सटेंट सपोर्टिव हो सकते हैं और सपोर्टिव हैं, लेकिन गवर्नमेंट लेवल पे हम काम नहीं कर सकते। तो ये गवर्नमेंट को सोचना होगा कि सोशल सेक्टर को इसमें फिर मॉडल जो आता है कि सोशल एंटरप्रेन्योरशिप वाला मॉडल हो जाते हैं, या प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर मिलके कोई एक चीज़ लेके चले ताकि टेक्निकल स्किल प्राइवेट सेक्टर से आ जाए, गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करे। तो गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है, लेकिन मगर उसमें भी अगर हम थोड़ा सा इशारतन बस एक कह दें कि इकोनॉमिकल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कंट्री की, वो इंस्टीट्यूशनल स्टेबिलिटीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है, और अगर इंस्टीट्यूशन स्टेबल नहीं होंगे तो उन्होंने आगे डिलीवर करना। हमारी पॉलिटिकल पार्टी स्टेबल नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी का स्ट्रक्चर आज अगर आपसे मैं बोलूँ, मेरा बेटा कहता है मैंने पॉलिटिक्स में आना है, विल यू एडवाइज मी कि अपने बेटे को जाने दो? नहीं, एक्सीलेंट नो। तो जब मेरा बेटा पॉलिटिक्स में नहीं आ सकता तो फिर पॉलिटिक्स कैसे ठीक होगी? हमारी यूनिवर्सिटी एक तो उनका पॉलिटिक्स का स्ट्रक्चर ऐसा है कि वो जा भी नहीं सकते। और दूसरी बात है कि क्या मैं पसंद करूंगा कि एग्जिस्टिंग कल्चर में वो जाए, क्योंकि हमें नजर आ रहे हैं ना। हाँ। तो इसे देखिए, गवर्नमेंट चेंजेस जो आती है वो सोशल साइंसेस से आती हैं। हमारा अलमिया रहा है कि हमें साइंस डॉक्टर इंजीनियर ये करके सोशल साइंस को वो बना दे, वो कुछ नहीं करता उसको आर्ट्स में डाल दो। ऐसे ही हाँ, बिल्कुल। तो उसका नुकसान क्या हुआ? गवर्नेंस में हमें बिल्कुल ही 3rd या 4th ग्रेड के ह्यूमन इंटेक आई है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। तो ये तो फिर माशरे का कसूर हुआ ना उस बच्चे का। तो हमने इसको होलिस्टिकली सोचा ही नहीं। नेशनल एक्शन प्लान नहीं है, नेशनल एक्शन प्लान लेकर रहा है, इसको हम फैमिली लेवल पे ले लें, उसमें भी नहीं है। पहले बड़े बुरे फैसला करते थे। अभी जगह में एक सेशन पे बात हो रही थी तो मैं कहा हमारा एक बड़ा मसला और भी है। अब राफी ने इंटर कर लिया मैंने, अब राफी ने क्या करना है? तो मुझे मशवरा देने वाले मेरे मेंटर होंगे स्कूल के हेडमास्टर, अब्बा जान हकीम हैं, डॉक्टर हैं, क्या हैं, तो वो अपने हिसाब से देंगे। बड़े भाई, बड़ी बहन या टीचर। अगर ये 5 के 5 इंटरप्रेन्योर नहीं है और मुझ में इसके लिए इंटरप्रेन्योरशिप, मैं तो इंटरप्रेन्योरशिप पे नहीं है ना। तो हमें उस स्टेज पे बीइंग पेरेंट या बीइंग गार्जियन, जिस फील्ड में आपका बच्चा जाना चाहता है उस फील्ड के रिलेवेंट बंदे तक पहुंचाए। अगर आपका बेटा बिजनेस करना चाहता है या सपोज आईटी की फील्ड ज्वाइन करना चाहता है, तो आईटी की फील्ड में आपके फ्रेंड एंड फैमिली में जो बंदा मौजूद है जो ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहा है, उस तक बच्चे को लेके जाएंगे। ये बीइंग पेरेंट में समझता फर्ज है हमारा। और बेटा उस बंदे से बात करे तो उसकी जो इनटेक वो स्ट्रक्चर आएगी वो बहुत बेहतर होगी, बजाय आपके मेरे कुछ पता ही नहीं है, मैंने आपसे सुना है, बुक्स पढ़ी चीज़ें। और फिर उस फील्ड में जो बच्चे पढ़ रहे हैं फाइनल ईयर में, 4th ईयर में, 3rd ईयर में है, उनसे मैं मिलाऊं अपने बच्चों को। फिर वो अगर डिसीजन लेता है वो ज़्यादा इफेक्टिव है, उससे बेहतर है बजाय इसके वो स्कूल के हेडमास्टर से ले। अब यहाँ पे थोड़ी सी वालिदैन को, हम छोटे शहर में रहते हैं, अब तो खैर हर जगह ये लोग मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे पेरेंट का फर्ज बनता है कि डायरेक्शन में हेल्प आउट करें, अपनी मर्जी इम्पोज बच्चों पे मत करें। लेकिन बच्चों का रुझान आपको पता चल जाता है, जिस तरह आप हैं तो उसके, या आप कोई उसमें रुझान डालना चाहते हैं। मेरे उसमें जगह बात हो रही थी कि ना अगर मैं चाहता हूँ मेरी बेटी फिलैंथ्रोपिस्ट बने तो मैं उसको डंडे से नहीं बना सकता। मेरा एक्शन जो है कि मैं जो ऐसी एक्टिविटीज को साथ अपनी बेटी को साथ साथ लेके चलूँ, उसमें वो शौक, वो एपिटाइट बने, पौधा लगाने वाली चीज किसी को देते हुए, लेते हुए, दुआएं सुनते हुए, करते हुए उसको उस एनवायरनमेंट से गुजारें। हाँ, एनवायरनमेंट के कस्टमाइज के एनवायरनमेंट में डाल दें। स्विमिंग सिखाना चाहते हैं तो लेक्चर मत दे उसको नहर में या स्विमिंग पूल में डाल दे, बेटी फिर सीख जाएगी। हमारा ये मसला है, हम स्विमिंग के लेक्चर पे लेक्चर दिए जाएंगे ये, लेकिन उनको सही ऐसी बात है। तो ये टीचिंग मेथोडोलॉजी की मैं बात कर रहा हूँ, हमें ये भी नहीं आती है। जो सिखाना चाह रहा है उसको सिखाना नहीं आता। बड़ा है नहीं लेकिन बड़ा बन गया कुछ ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। थैंक यू वेरी मच राफे भाई, आज आपसे बस गपशप लगाने का मूड था और माशाल्लाह बड़ी अच्छी बातें। अब ये है कि आई एम श्योर कि लिसनर, मैंने तो बहुत कुछ सीखा आपकी गुफ्तगू से। और बहुत सारी बातें होती हैं जब दो दोस्त बैठ जाएं और हालात हाज़रा पे तबसरा करें,
तो बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे के मुंह से सुन के ऐसे पता चलता है जैसे मेरे दिल की बात थी, हाँ, आपने उसको बयान कर दिया, यानी मेरे ख्यालात से आपने उनको अल्फाज पहना दिए। इससे तकलीफ मिलती है कि यार मैं तकलीफ ही इस मिलती तरह नहीं सोच रहा हूँ हाँ। और लोग भी मेरी तरह के सोचने वाले हैं, तो फिर बंदा जिस डायरेक्शन में जाना चाह रहा होता है तो उसको इत्मीनान होता है यार मैं भी सोच रहा, डॉक्टर साहब भी। कभी मैं कहीं डगमगाता हूँ तो मैं डॉक्टर साहब नईम साहब को ही कॉल करूंगा, सर ये वाला मामला था, क्योंकि मुझे मालूम है हमारी वेवलेंथ मिली हुई है, मैं भी उसी डायरेक्शन में सोचता हूँ जिसमें आप सोचिए। एटलीस्ट जिस मौजू पे मैं बात कर रहा हूँ उसमें मैं आपको समझता हूँ कि आप जो बात करेंगे वो मुझे सही एडवाइस दे, क्योंकि एडवाइस भी एक अमानत वाला और मामला है। इखलास एक ऐसी चीज़ है जिससे एक दूसरे की बैटरी चार्ज हो जाती है। बहुत पहले तो मिलना ये मिलाना ही होता था। तो बहरहाल एनीवे आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर मैं चाहूँगा किसी वक्त हम बैठें और गपशप के इस सिलसिले को आगे जारी भी एनी रखें। टाइम से बिल्कुल सर। तो आपका बेहद शुक्रिया और इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में सुनने वालों को भी बहुत शुक्रिया। और राफ़े भाई से मैं इंशाल्लाह आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसे लगा आपको आज की गुफ्तगू, और राफ़े भाई को फिर मैं इंशाल्लाह वक्तन-फ़वक्तन तंग करता रहूँगा। तो राफ़े भाई आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया। माय प्लेजर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़, बहुत बहुत शुक्रिया।